Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 316. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the medieval history. The topic name is Mughal administration. अभी तक बच्चों हम लोगों ने मुगल एम्पायर से जुड़े हुए सभी रूलर्स के बारे में पढ़ लिया एंड वहां पे जो है हम लोगों ने जस्ट कवर किया था, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर किया था। आज जो है हम मुगल प्रशासन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड जितने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मुगल प्रशासन से जुड़े हुए उनको जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बता देती हूँ मैं कि कितने क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास हैं जो पीआई क्विज में आए हुए हैं। अप्रोक्सीमेट 29 क्वेश्चंस हैं जिसे हमें पढ़ना है, जो कि प्रीलिम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं एंड आप कोशिश कीजिएगा कि सभी पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से सुनने की, बिकॉज आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में जो आए हुए हैं उन्हीं को, उन क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके या फिर जो सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो है कमिंग एग्जाम्स में आ जाते हैं, वो चाहे यूपीएससी हो या फिर जो है स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। बच्चों, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। मुगल प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो उस समय बच्चों डिस्ट्रिक्ट, जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट जिसे आज आप जिला कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट को जो है सरकार कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था, तो उसे बच्चों सरकार कहा जाता था। डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज सरकार और ईच सूबा या फिर प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल सरकार्स, या फिर जिसे आप डिस्ट्रिक्ट कहते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ गवर्नेंस। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो जो है सरकार में डिवाइडेड है, ठीक। और उसके बाद जब हम बात करते हैं सूबा की, प्रोविंस की, प्रोविंस जो है डिवाइड किया गया था सेवरल सरकार या फिर डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए बच्चों, आपको देखने को मिल रहा है कि जो सूबा था, जो प्रोविंस था, वो प्रोविंस जो है डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सूबा था वो जो है सरकार में डिवाइड किया गया था। गवर्नेंस की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग थी ये सभी चीजें। सरकार जो, अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, सूबा जो है सरकार में डिवाइड हुआ, यही सरकार जो है आगे चल करके फर्दर डिवाइड होता है परगना में, कहीं उसे परगना कहा जाता है या फिर जो है महल कहा जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, सूबा जो है डिवाइड होता है सरकार में एंड सरकार जो है, सरकार जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कह रहे थे, इसी सूबा और इस सूबा को हम प्रोविंस कह रहे थे, ये सरकार जो है फर्दर डिवाइड होता है परगना में या फिर जो है बच्चों इसे ही हम महल कह रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूबा वाज डिवाइडेड इनटू सरकार एंड सरकार्स वर डिवाइडेड इनटू परगना और महल। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। द लीडिंग ऑफिसर्स ऑफ ईच सरकार वर, अब देखिए अभी जो हम सरकार या फिर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, जो वहां पे लीडिंग ऑफिसर्स हैं उन्हें हम क्या कह रहे थे, कौन कौन उस सरकार, उस डिस्ट्रिक्ट को डील कर रहा था। तो वहां पे हम बात कर रहे हैं बच्चों फौजदार की, जस्ट वेट, फौजदार की हम बात कर रहे हैं, देन अमल गुजार की बात कर रहे हैं, काजी, कोतवाल, बितची एंड खजनदार। तो आपसे पूछेगा कि ये फौजदार, अमल गुजार, काजी, कोतवाल, बितची एंड खजनदार, ये सभी के सभी जो ऑफिसर्स हैं वो ये किस, आप कह सकते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में किसमें जो है ये लीडिंग ऑफिसर्स का रोल प्ले कर रहे थे। तो सरकार, डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट या फिर सरकार में ये फौजदार, अमल गुजार, देन काजी, देन कोतवाल, देन बितिकची एंड खजनदार जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे या फिर लीडिंग ऑफिसर का रोल यहाँ पे प्ले कर रहे थे। मीर बख्शी, आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो आप कह सकते हैं जब हम प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड कि यहाँ मीर बख्शी से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो है हेड कौन है।
मीर बख्शी जो है वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द रीन ऑफ द मुगल्स। तो हम लोगों ने क्या देखा, मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड कौन है मुगल्स के समय में बच्चों, मीर बख्शी। ध्यान रखिएगा, मीर बख्शी जो है हेड है मिलिट्री डिपार्टमेंट का मुगल्स के समय में। ये सीधा सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ही ऑल्सो फिक्स द मंथली सैलरी ऑफ सोल्जर्स बाई साइनिंग अ सर्टिफिकेट कॉल्ड सरखत। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोल्जर जो सेना थी मुगल प्रशासन की, उसके जो सेना थी बच्चों मुगल प्रशासन की, उनका जो है सैलरी, मंथली सैलरी किसके द्वारा फिक्स किया जा रहा था। तो बच्चों मीर बख्शी के द्वारा जो है सेना की जो मंथली सैलरी को फिक्स किया जा रहा था। और किस, आप कह सकते हैं, और ये जो मीर बख्शी था एक सर्टिफिकेट साइन करा रहा था जिसे हम शरखत कह रहे थे। उस शरखत के माध्यम से सेना की मंथली सैलरी को जो है फिक्स किया जा रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर बख्शीज इन द प्रोविंसेस हु वर्कड अंडर द कंट्रोल ऑफ मीर बख्शी। अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि सरकार में जो कौन कौन लीडिंग ऑफिसर्स थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो हेड है वो मीर बख्शी है। और ये मीर बख्शी जो है एक सरखत नाम के सर्टिफिकेट को जो है साइन करवा रहा था। सरखत नाम की सर्टिफिकेट को जो है साइन करवा करके सोल्जर्स की मंथली सैलरी को फिक्स कर रहा था। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रोविंस था जिसे हम सूबा कह रहे थे बच्चों, उस प्रोविंस को जो है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, जो प्रोविंस था बच्चों जिसे हम सूबा कह रहे थे, उस प्रोविंस को जो है आप कह सकते हैं उस प्रोविंस में जो है कुछ लोग काम कर रहे थे मीर बख्शी के अंडर में, उन्हें क्या कहा जा रहा था, उन्हें बख्शीज कहा जा रहा था। देवर बख्शीज इन द प्रोविंसेस हु वर्कड अंडर द कंट्रोल ऑफ द मीर बख्शी। उसके बाद बच्चों चलिए अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए, मुगल एम्पायर के रिजाइम या फिर मुगल पीरियड की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे मीर बख्शी को जो है हम लोगों ने देखा कि मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो है हेड था ये मीर बख्शी। तो उसके साथ साथ आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि मीर बख्शी जो है लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स का जो है ये सुपरविजन भी करता था एंड वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैलरी ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। जहां ये हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट था, सोल्जर्स की मंथली सैलरी को फिक्स कर रहा था। ये तो हम लोगों ने देखा ही था, यहाँ पे जो है वो पॉइंट लिख दिया है कि मिलिट्री डिपार्टमेंट की सैलरी के लिए भी जो है रिस्पॉन्सिबल कौन था, मीर बख्शी ही था। अब हम बात कर रहे हैं सर जदुनाथ सरकार की। स्टेटेड मीर बख्शी एज वेतन अधिकारी, पे मास्टर। तो अभी हम लोगों ने देखा भी कि किस प्रकार से सोल्जर्स की सैलरी को जो है एक फिक्स कर रहा था सर्टिफिकेट के माध्यम से, साइन करवा रहा था सर्टिफिकेट मीर बख्शी। और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि मिलिट्री डिपार्टमेंट की सैलरी के लिए रिस्पॉन्सिबल ये मीर बख्शी ही है। तो सर जदुनाथ सरकार की जब आप बात करेंगे तो सर जदुनाथ सरकार जो इस मीर बख्शी को कहते हैं कि ये जो है एक पे मास्टर था। मीर बख्शी जो है बच्चों कोई, आप कह सकते हैं एक ये पद था। तो यहाँ पे जो है कहा गया है कि जो मीर बख्शी का जो पद है ये पे मास्टर का रोल प्ले कर रहा है, या फिर जो है आप अगर हिंदी की बात आप यहाँ कह सकते हैं कि वेतन अधिकारी का जो है रोल प्ले कर रहा है ये मीर बख्शी। The work as paymaster was not regular and permanent for मीर बख्शी। देखिए ये हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट तो था, बट जब हम बात करते हैं वेतन अधिकारी या फिर जो पे मास्टर का जो ये रोल प्ले कर रहा था मीर बख्शी, ये जो है परमानेंट नहीं था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में, और आपको देखने को मिलेगा भी कि कुछ क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं इस पॉइंट से जुड़े हुए कि क्या जो ये पे मास्टर या फिर जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो है आप कह सकते हैं कि जो सैलरी वगैरह ये पे कर रहा मीर बख्शी, क्या ये इसका रेगुलर रोल है, रेगुलर जॉब है? तो ये रेगुलर नहीं है, नॉट ए रेगुलर एंड परमानेंट फॉर मीर बख्शी। तो ड्यूटी थी पे मास्टर की वॉज ऑफ द दीवाने तान। तो हम बच्चों देख रहे थे कि जो ये पे मास्टर या फिर जो है वेतन अधिकारी की जो हम बात कर रहे हैं, आप सर जदुनाथ सरकार के द्वारा मीर बख्शी को जो ये वेतन अधिकारी कहा गया फिर पे मास्टर कहा गया, तो जो ड्यूटी थी पे मास्टर की वो
वो जो है किसकी थी, दीवाने तान। ड्यूटी ऑफ द पे मास्टर वॉज ऑफ द दीवाने तान। ये दीवाने तान जो शब्द लिखा हुआ है इसको आप अपने माइंड में रखे रहिएगा, कहीं ना कहीं या तो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और या जो है कमिंग एग्जाम्स में जो है आपको क्वेश्चंस यहाँ से आते हुए दिखेंगे। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन द soldiers of Mansabdas, there were other two different types of cavalry who were called ahadi and dakhili। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मुगल पीरियड में इन एडिशन अब टू द सोल्जर्स ऑफ द मनसबदास के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब क्योंकि हम यहाँ पे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं तो बार बार जो है एक ही पॉइंट को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। जो पॉइंट लिखे हुए हैं उसको हम जो है फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट ये जो घटना चक्र की हमारी सीरीज चल रही है वो एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट हो जाए। तो देखिए इसके अलावा जो है आपको क्या देखने को मिला कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैवलरी थे, जिसे हम कह रहे थे अहादी कह रहे थे और दखीली कह रहे थे। अहादी की आप बात करेंगे वह रिक्रूटेड बाय द किंग एंड वॉज यूज्ड एज हिज बॉडी गार्ड। तो हमें क्या देखने को मिला, जो अहादी था वो जो है किसके द्वारा रिक्रूट किया जाता, वो राजा के द्वारा जो है रिक्रूट किया जा रहा था। और ये अहादी जो है मुगल एम्पायर में मुगल रूलर्स के समय में जो है राजा का जो है बॉडीगार्ड के रूप में ये काम किया करता था, वॉज यूज्ड एज हिज बॉडीगार्ड। जब हम दखिली सोल्जर्स की बात करते हैं बच्चों, दखिली सोल्जर्स व ऑल्सो रिक्रूटेड बाय द एम्परर ऑल्दो दे वर केप्ट इन द सर्विस ऑफ मनसबदास। अब देखिए एम्परर के द्वारा ही जो है जिस प्रकार से अहादी को राजा के द्वारा रिक्रूट किया जाता था, इन द सेम वे यू विल फाइंड कि ये जो दखिली थे उनका भी जो है रिक्रूटमेंट एम्परर या फिर किंग के द्वारा ही किया जाता था। बट जहां अहादी राजा के बॉडीगार्ड के रूप में काम करता था, वहीं जब हम दखीली की बात करते हैं ये जो है मनसबदास के अंडर में ही रखा जाता था। वह केप्ट इन द सर्विस ऑफ मनसबदास। द प्रोस्टिट्यूट्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिटी एंड सेटल्ड एट सम अदर प्लेस नेम्ड शैतानपुरी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और एक क्वेश्चन बन भी सकता है कि मुगल एम्पायर में मुगल पीरियड में जो प्रोस्टिट्यूट्स थी उन्हें जो है शहर के बाहर जो है रखा गया था, उस जगह का क्या नाम था जहां पे प्रोस्टिट्यूट्स को रखा गया था, उस जगह को जो है हम शैतानपुरी के नाम से जानते। तो ध्यान रखिएगा शैतानपुरी ये जो है नाम याद रखिएगा। अकबर इम्प्लीमेंटेड द डुअल सिस्टम ऑफ जात एंड सवार इन द 40th ईयर। तो आप ध्यान रखिएगा अकबर ने जो है अपने 40वें साल में जो है जात एंड सवार जो ये डुअल सिस्टम था इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है कि अकबर ने जो है जब अकबर ने अपने रीन के 40th ईयर में जो है किस डुअल सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। तो हम लोगों को पता है जात और सवार की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन बन रहा है कि अकबर के द्वारा डुअल सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था जात एंड सवार, वो जो है अकबर के रीन में जो है किस ईयर में जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। तो 40th ईयर 40वें साल में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मुगल प्रशासन की जब हम बात करेंगे, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है माल शब्द का मतलब क्या था। माल शब्द जो है बच्चों लैंड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, लैंड रेवेन्यू ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टोबैको जो है भारत में किनके द्वारा लाया गया था। हम लोगों ने शुरुआत में जो है मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ा था वहां पे पुर्तगीज, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश इन सब के बारे में पढ़ा था। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि फ्रांसीसियों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, डचों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, किसके द्वारा भारत में जो है 1605 एडी में टोबैको जो है तंबाकू जिसे हम कहते हैं टोबैको को जो है लेकर के आया गया था। ध्यान रखिएगा पुर्तगीज के द्वारा जो है टोबैको भारत में 1605 एडी में लेकर के आया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टोबैको जिसे पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लेकर के आया जाता है वो जो है किस ईयर में पुर्तगाली टोबैको को भारत में लेकर के आते। तो 1605 एडी की हम बात कर रहे हैं। 1605 एडी में टोबैको was bought in India by the Portuguese. After that, tobacco became. After that, just wait for a few seconds.
After that, tobacco became very popular in the public of India. In a few years, the habit of smoking tobacco became so prevalent among people that to avoid this harmful हैबिट, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये जो टोबैको पुर्तगालियों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये जो है आप कह सकते हैं एक जनता में जो इसका जो है हैबिट बन गया था। 1617 ईडी की जब हम बात करेंगे तो जहांगीर ने जो इस टोबैको को जो है प्रोहिबिट कर दिया, प्रतिबंध कर दिया कि अब जो है भारत में टोबैको का इस्तेमाल नहीं होगा, और इसने जो है 1617 ईडी में ऑर्डर इशू कर दिया टोबैको को बैन करने के लिए। जब हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इशू किया था ग्रांट एज मददे मार्च फॉर द स्कॉलर्स एंड ऑल्सो टू द रिलीजियस पर्संस। अब देखिए जहां से जो है प्रीलिम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मददे मार्च जो है किस लिए इशू किया गया था, किसके लिए इशू किया गया था? फॉर द स्कॉलर्स एंड ऑल्सो टू द रिलीजियस पर्सन। ध्यान रखिएगा, धार्मिक लोगों के लिए, उसके साथ साथ स्कॉलर्स के लिए इस मददी मार्च को एज अ ग्रांट जो है इशू किया जाता है मुगल प्रशासन में। ऑल द इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड सरयुगल। तो हम लोगों से एक क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है कि मददे मार्च को जो है किस और नाम से जाना जाता है बच्चों? तो मददे मार्च को जो है सयूरगल्स के नाम से भी जाना जाता है। All the donated lands were inspected by the Sadra, and the Sadra also had a duty to keep an eye on the donation that they are not misused। अब देखिए बच्चों, जितनी भी जमीनों का दान हो रहा था, अब ये सदरा शब्द याद रखिएगा, सदरा का जो है एक काम था कि जो भी जमीनों का दान हो रहा था मुगल प्रशासन के समय में, तो उसको जो है इंस्पेक्ट करने का जो है काम किसको दिया गया था? सदरा को। और सदरा प्लस सदरा जो है एक और काम कर रहा था कि वो देख रहा था कि जो डोनेशन हो रहा है उसका कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है। दीज लैंड्स वर नॉट ट्रांसफरेबल एंड द ग्रांटी possessed a right ऑफ इनहेरिटेंस ओवर इट। अब देखिए जिसको भी ये लैंड डोनेट किया गया था, ऐसा नहीं है कि अब उससे लेके किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको दिया गया है उसको राइट ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया था। मुगल पीरियड की अगर हम बात करते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, फाइन। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, जस्ट वेट, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मिंट ऑफिसर वॉज कॉल्ड दरोगा। अब यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुगल प्रशासन में जो है मिंट ऑफिसर को जो है हम किस और नाम से जानते थे? तो मुगल प्रशासन में बच्चों मिंट ऑफिसर को हम दरोगा के नाम से भी जानते थे, दरोगा के नाम से जानते थे। और ये जो मिंट ऑफिसर था वो किस की जो है सिक्कों को मिंट करता था? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स वर मिंटेड। तो हम लोगों ने क्या देखा? गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स वर मिंटेड। अकबर ने जो है इशू किया था सिक्के, जहां पे जो है राम एंड सीता की जो है इमेज आपको देखने को मिलेगी, या फिर आप कह सकते हैं कि राम सिया जो है उस पर इंस्क्राइब्ड था देवनागरी स्क्रिप्ट में। देवनागरी में जो है राम सिया लिखा हुआ था। जो सिक्के अकबर के समय में जो है आपको इशू किए गए थे, वहां आपको देखने को मिलेगा अकबर ने जो कुछ सिक्कों को जो इशू किया था उस पर राम और सीता की इमेज बनी हुई थी। उसके साथ साथ राम सिया भी उस पर देवनागरी में लिखा हुआ था। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा एक चीज की जो मिंट ऑफिसर था उसे हम दरोगा कह रहे थे। जो चांदी के सिक्के थे, जो सिल्वर कॉइन थे बच्चों, उसे रुपया कहा जा रहा था। जो तांबे के सिक्के थे, कॉपर कॉइन थे, अकबर के समय में इशू किए गए थे, उसे क्या कहा जा रहा था? दाम। तो हम लोगों ने क्या देखा? सिल्वर कॉइन जो कि इशू किया गया था उसे रुपया कहा जा रहा था, और जो कॉपर कॉइन इशू किया गया था उसे जो है दाम कहा जा रहा था। ये किसके समय की हम बात कर रहे हैं? अकबर के समय की बात कर रहे हैं। जहांगीर मार्क्ड हिज फिगर ऑन हिज कॉइन्स एंड नेम्ड नूरजहां। जहां हम लोगों ने देखा कि अकबर के समय में जो कुछ सिक्के जो इशू किए गए थे वहां पे राम और सीता की इमेज बनी हुई थी, प्लस राम सिया इंस्क्राइब था। जब हम जहांगीर की बात करेंगे तो जहांगीर ने जो है अपने सिक्कों पे नूरजहां की इमेज बच्चों फिगर को जो है बनवाया था, अलॉन्ग विद हिज नेम ऑन सम कॉइन्स। और कुछ सिक्कों पे जो नूरजहां का नाम भी आपको देखने को मिलेगा। सम ऑफ द कॉइन्स वर मार्क्ड विद हिज इमेज होल्डिंग
कप ऑफ एल्कोहल इन हैंड। उसके बाद बनताई, बनताई शब्द का मतलब क्या है मेडिवल पीरियड में, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ। द मीनिंग ऑफ द वर्ड बनताई ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड वाज, इसका मतलब है वाज सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू इन विच रियल प्रोड्यूस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट एंड पीजेंट्स। तो आपको क्या देखने को मिला कि ये जो एक प्रकार का आप कह सकते हैं सिस्टम था रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, जहां पे जो है जो भी रियल प्रोड्यूस थी उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था स्टेट और पीजेंट्स के बीच में। अब बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सामने क्या लिखा हुआ है। व्हाट वाज डिस्ट्रिक्ट नोन एज ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए क्या कह रहा है आपसे, मुगल प्रशासन में जो है डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सरकार हम लोगों ने पढ़ा था, जिसे हम जो है डिस्ट्रिक्ट कह रहे थे। हम लोगों ने एक और पॉइंट पढ़ा था कि सूबा, जिसे प्रोविंस कहा जा रहा था, वो सूबा जो है डिवाइड हुआ था किसमें बच्चों, सरकार में डिवाइड किया गया था। चलिए इसका सही आंसर है डी वाला। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। Akbar divided the empire into units for the convenience of the administration. They were 12 provinces और सूबास। देखिए हम लोगों ने कहा था प्रोविंस या फिर सूबास को ही फर्दर डिवाइड किया गया था सरकार में। देखिए 12 प्रोविंस या फिर सूबास थे, और ये जो सूबास थे या फिर प्रोविंस थे ये डिवाइड हुए थे सरकार में, डिस्ट्रिक्ट में। एंड परगना सब डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं हम, सेवरल विलेजेस कंस्टिट्यूट अ परगना। एवरी सरकार हैड अ चीफ ऑफिसर, लाइक हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ लीडिंग ऑफिसर्स थे सरकार में, जहां पे फौजदार, अमल गुजार, काजी, कोतवाल, बितिकी एंड खजनदार। चलिए बच्चों अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट को जो है किस नाम से हम जानते थे। तो देखिए थोड़ी देर पहले ही जो जिस्ट हम लोगों ने पढ़ा वहां पे देखा था कि सूबास को जो है डिवाइड किया गया है सरकार में, और सूबास को हम क्या कहते थे, प्रोविंस कहते थे, और सरकार जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते थे। तो आप सभी लोगों को पता चल गया कि डिस्ट्रिक्ट को जो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार कहा जाता था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अकबर के एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन, just wait a few seconds, for the convenience of the administration, वहां पे बच्चों 12 प्रोविंसेस थे, या फिर जिन्हें हम सूबास भी कह रहे थे। यही सूबास या फिर प्रोविंसेस जो है फर्दर डिवाइड होते हैं सरकार में, और आगे चल के आपको देखने को मिलेगा ये जो है फर्दर डिवाइड होते हैं परगनास, या फिर जो है इन्हें हम सब डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। एंड अब आप सोचेंगे, आप पूछेंगे कि ये परगना क्या थे। सेवरल विलेजेस को जब आप मिला देते हैं तो उन्हें हम परगना कहते हैं। एंड एवरी सरकार का मतलब जो हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो लीडिंग ऑफिसर हैं, जो चीफ ऑफिसर्स हैं, जिन्हें हम फौजदार कह रहे थे, अमल गुजार, काजी, कोतवाल, बितिखी एंड खजनदार। होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए सेम क्वेश्चन है कि मुगल पीरियड में जो है, या फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं आप, वहां पे डिस्ट्रिक्ट को हम क्या कहते थे। तो डिस्ट्रिक्ट को हम क्या कहते थे बच्चों, सरकार कहते थे। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगर सूबा की बात करते हैं, सूबा क्या चीज था, प्रोविंस था, ध्यान रखिएगा प्रोविंस की हम बात कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। विद रेफरेंस टू द मेडिवल इंडिया, Which one of the following is the correct sequence in ascending order in terms of size? अब देखिए मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ साइज। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। पहला दिया हुआ है ए, परगना, सरकार, सूबा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। देन दूसरा लिखा हुआ बी वाला ऑप्शन है सरकार, परगना, सूबा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे बड़ा क्या था, सूबा। सूबा जो है डिवाइड हुआ था किसमें, सरकार में। और सरकार किसमें डिवाइड हुआ था बच्चों, परगना की हम बात कर रहे थे।
चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। पहला वाला ऑप्शन हम लोगों ने देखा था, लिखा था परगना, देन सरकार, देन सूबा। मुगल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू सूबास which were further divided into सरकार, and the सरकार was further divided into परगनास और महल। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सूबा आता है, उसके बाद जो है सरकार आता है, देन परगना या फिर महल आता है। कीप इट इन माइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं बहुत ही छोटी सी चीज है याद रखने के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि सरकार यानी कि डिस्ट्रिक्ट बड़ा है या फिर सूबा यानी कि प्रोविंस बड़ा है, या और उसके बाद जो सरकार फर्दर डिवाइड किया गया था परगनास। परगनास को हम लोगों ने देखा था क्या कि इस ग्रुप ऑफ विलेजेस को मिला करके जो है परगना बनाया गया था या फिर महल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द आर्मी इन द मुगल पीरियड। तो हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, मिलिट्री डिपार्टमेंट यानी कि आर्मी का जो है हेड कौन था मुगल पीरियड में। मीर बख्शी की हम बात कर रहे थे, मीर बख्शी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था मीर बख्शी जो है कुछ और भी काम कर रहा था, सोल्जर्स की सैलरी को फिक्स कर रहा था, इवन आप कह सकते हैं पे मास्टर के रूप में, वेतन अधिकारी के रूप में भी काम किया था मीर बख्शी ने। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आंसर यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। मीर बख्शी की हम बात करें, एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हेड ऑफ द मिलिट्री वाज कॉल्ड मीर बख्शी, जिससे हु वाज अपॉइंटेड फ्रॉम द लीडिंग नोबल्स ऑफ द कोर्ट। मीर बख्शी वाज इन चार्ज ऑफ द इंटेलिजेंस गैदरिंग। हम लोगों ने ये सभी चीजें जो है ऑलरेडी पढ़ ली थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। मुगल पीरियड में जो है मीर बख्शी का काम क्या था, क्या चार्ज फार्मर से टैक्स चार्ज करना, या फिर मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, या फिर जस्टिस, या फिर सुपरविजन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स। तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, डी वाला ऑप्शन भी हमारे पास है, डी। एक तो ये हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट था, प्लस सुपरविजन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स, ये भी जो है एक ड्यूटी था मीर बख्शी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं, और ये हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आप लोग को बताया था पे मास्टर यानी कि वेतन अधिकारी। तो सर जदुनाथ सरकार के द्वारा जो है मीर बख्शी को जो है कहा गया कि मीर बख्शी जो है पे मास्टर यानी कि वेतन अधिकारी का रोल प्ले कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अ फिजिशियन इन द मुगल सर्विस। अब देखिए क्या लिखा हुआ, मुगल पीरियड में मुगल सर्विस में किसी जो फिजिशियन के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों मनुकी को जो है मुगल पीरियड में मुगल सर्विस में फिजिशियन के रूप में अपॉइंट किया गया था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं, फटाफट चीजों को हम बाइंड अप करेंगे। निकोलो मनुकी 1653 से 1708 AD was appointed as a doctor in the मुगल आर्मी। ध्यान रखिएगा, निकोलो मनुकी को जो है मुगल आर्मी में एज अ डॉक्टर अपॉइंट किया गया था। ही वॉज एन इटालियन ट्रेवलर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि मनुकी यानी कि निकोलो मनुकी कहाँ का ट्रैवलर था, तो आपको याद रखना पड़ेगा ही वॉज एन इटालियन ट्रैवलर। ही ज्वाइन द आर्मी ऑफ दारा की आर्मी जो है इसने ज्वाइन की थी एज एन आर्टिलरी मैन, एंड ही प्रोफेशन ऑफ मेडिको आफ्टर द डेथ ऑफ दारा शिकोह इन 1659। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ahadis were those troopers who offered their services singly, did not attach themselves to any chief, had the emperor as their immediate colonel, and attached themselves to the mirzas। अब देखिए कह रहा है इसमें से कौन सा जो है वर्क आप कह सकते हैं, क्या काम था आहादी का। चलिए देखते हैं और क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, आपके सामने ये वन ऑप्शन ABCD करके फॉर्म में है। तो अहादीस हम लोगों ने एक चीज देखा था, अकबर के टाइम में वॉज पार्ट ऑफ Akbar's standing army in few thousand were equipped with several horses and had a reputation for being excellent archers. Then these gentlemen at arms were single man, had no following of the mounted retainers. चलिए, Akbar's ahadis were under the authority of the emperor। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि 1, 2, 3 जो है सही है। एक बार फिर से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बिकॉज यूपीएससी में आया हुआ है 1998 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं।
इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मुहत्सिब वॉज, अब देखिए क्या कह रहा, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मुहत्सिब का रोल क्या था, मुहत्सिब क्या काम करता था, वो मिलिट्री ऑफिसर था, हेड ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक मोरल्स, ऑफिसर ऑफ द कोरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं मुहत्सिब का काम क्या था या फिर मुहत्सिब क्या करता था, एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पब्लिक मोरल्स, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। मुहत्सिब द सेंसर of public morals acted as police cum judge in the observation of the canon law by the Muslims। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ, इन मेडिवल इंडिया वाई वॉज द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस। अब देखिए क्या कह रहा है कि मेडिवल इंडिया में जो है मनसबदारी सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, फॉर फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट ऑफ द आर्मी, सी लिखा हुआ है टू इस्टेब्लिश रिलीजियस हार्मनी, एंड डी लिखा हुआ है इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ई लिखा हुआ नन ऑफ द अबव और मोर देन द अबव। ध्यान रखिएगा बच्चों, मनसबदारी सिस्टम मेडिवल पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया था प्रशासन को साफ सुथरा रखने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। इन मेडिवल इंडिया, देखिए सेम क्वेश्चन है, अब आप एक देख सकते हैं यूपीएससी की 1996 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके ऊपर जिस क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने किया 65 बीपीएससी प्री 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस क्या क्या स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, बट क्वेश्चन जो है सेम है। ध्यान रखिएगा बच्चों, 1996 यूपीएससी का क्वेश्चन बीपीएससी के 2019 में पूछा गया है, तो आप लोग को एक चीज अपने माइंड में रखना पड़ेगा, यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्टेट पीसीएस, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे राजस्थान पीसीएस हो, या फिर जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस या किसी और स्टेट का एग्जाम हो, और आप कह सकते हैं स्टेट पीसीएस के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी में भी जो है पूछे गए हैं। यूपीएससी के आप कह सकते हैं स्टेट पीसीएस के पुराने क्वेश्चन, बहुत पुराने क्वेश्चन जो है यूपीएससी में कॉपी किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सीधा सीधा आंसर मिल गया कि मेडिवल पीरियड में जो है मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, इफेक्टिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। जस्ट अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा बच्चों। Akbar introduced a well-organized system in the military and civil service of the empire, came to be known as the Mansabdari system। Very soon ये जो मनसबदारी सिस्टम है मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मेन, आप कह सकते हैं मेन पार्ट बन गया। द मेन इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस मनसबदारी वॉज टू प्रोवाइड क्लीन एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी से ही 2 क्वेश्चन लगातार हम लोग के पास मनसबदारी सिस्टम से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मुगल मनसबदारी सिस्टम। चलिए हम देखते हैं आखिर क्या वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है जहां पे जो है मुगल मनसबदारी सिस्टम के लिए जो है ट्रू नहीं है। ऑप्शन हम देखते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है गलत है। There were 33 divisions. They got conditional or Masood rank, and their Sawar rank could exceed the Azad rank. All civil and military officers were given mansab। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है ये गलत है। चलिए अब सबसे पहले तो मनसबदारी हम कर रहे हैं। आखिर में इस मनसबदारी सिस्टम में मनसब का मतलब क्या है? मनसब का मतलब होता है रैंक होता है, पद होता है, स्टेटस होता है। मनसबदार या फिर जो ऑफिस होल्डर्स हैं इनको 33 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और उसके अकॉर्डिंग जो है उनको पे किया जाता है। देवर एक्सेप्शंस टू दिस रूल पर्टिकुलरली व्हेन द मनसबदार वाज सर्विंग इन अ डिफिकल्ट टेरेन अमिडस्ट द रिवर्स। अब चलिए देखते हैं। The state often increase in such cases the state often increase as Sawar rank without altering the Zat rank। Obviously the system was not a static one। अब देख सकते हैं आपकी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो है सवार रैंक को जो है इंक्रीज कर दिया जाता था विदाउट ऑल्टरिंग द जात रैंक। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई स्टैटिक चीज नहीं है कि नहीं हाँ फिक्स कर दिया गया है कि यही होना चाहिए। इट चेंज टू मीट द सर्कमस्टांसेस। दस रिफॉर्म वाज द यूज ऑफ कंडीशनल रैंक विच मीट इंक्रीज ऑफ द सवार रैंक फॉर टेम्पररी पीरियड। सो ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ था हमारा, जस्ट वेट, द सवार रैंक कुड एक्सीड द जात रैंक, ये जो है बच्चों हमारा क्या है, सही नहीं है।
देखिए एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा था हमारे सामने। क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मुगल मनसबदारी सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ 12 की तरफ हम मूव करते हैं। फटाफट हम चीजों को बाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। Consider the following statements about Mughal Mansabdari and select correct answer by using codes given below। तब देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, जात एंड मनसब डेजिग्नेशन वर ग्रांटेड। Mansabdars were hereditary officials. Then there were 3 classes of Mansabdaris। उसके बाद लिखा their salary were paid by दीवान ऑफिस। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे सामने, Consider the following statement about the Mughal Mansabdari and select the correct answer by using the codes below। तो यहाँ पे जो हमारा पहला वाला ऑप्शन लिखा हुआ कि जात एंड मनसब डेजिग्नेशन वर ग्रांटेड, ये वाला हमारा सही है। उसके बाद जो लिखा हुआ है थर्ड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, देयर वर 3 क्लासेस ऑफ मनसबदार, यानी कि पहला और तीसरा यहाँ पे सही है बच्चों। आप कह सकते हैं डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए देखिए बाकी सभी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, इसलिए बार बार आप कह सकते हैं एक ही बात को रिकॉल करना या रिपीट करना जो है सही नहीं है। हमें एज सुन एज पॉसिबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को जो है कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विद रेफरेंस टू मनसबदारी सिस्टम विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। देखिए अगेन लगातार जो ये मनसबदारी सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जितनी भी सेशंस आप लोग को मेडिवल पीरियड यानी कि मुगल एम्पायर के प्रोवाइड किए गए हैं बच्चों, सभी सेशंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने इन सभी बातों को डिस्कस किया हुआ है। मनसबदारी सिस्टम वाज द ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ द स्टेट स्टार्टेड बाय अकबर। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ मनसबदारी वाज हेरिडिटरी, कह रहा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कोड जो दिया हुआ है उसमें सब सही कोड को बताइए। तो जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपके सामने कि मनसबदारी सिस्टम वाज द ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ द स्टेट स्टार्टेड बाय अकबर, तो पहला वाला हमारा ऑप्शन सही है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टेट इनकम इन द मुगल इंडिया। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टेट इनकम क्या था मुगल इंडिया में। हम लोगों ने लगातार लैंड रेवेन्यू के बारे में पढ़ा था कि लैंड रेवेन्यू जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम था मुगल पीरियड में। द सेंट्रल फीचर ऑफ द एग्रेरियन सिस्टम अंडर द मुगल्स was the alienation from the peasant of his surplus produce in the form of land revenue which was primary source of state's income। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा, पूछ रहा है कि मुगल पीरियड में माल का मतलब क्या था। तो माल का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था लैंड रेवेन्यू होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि टोबैको जो है किसके द्वारा प्रोहिबिट किया गया था। जहांगीर के द्वारा बच्चों टोबैको के यूज को प्रोहिबिट किया गया था। देखा था हम लोगों ने किस प्रकार से भारत में जो है पुर्तगालियों के द्वारा टोबैको को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड भारत की जनता को जो है आप कह सकते हो उस समय मुगल पीरियड की हम बात कर रहे हैं जब यहाँ की जनता को जो है टोबैको की आदत लग गई थी। इस कारण आगे चल के जहांगीर को इस टोबैको पे जो है बैन लगाना पड़ा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 1605 में पुर्तगीज ने इंट्रोड्यूस किया था टोबैको को भारत में। सून इट बिकेम पॉपुलर अमंग द कॉमन मैन। द मुगल एम्परर जहांगीर ने देखा कि कितना हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है इस टोबैको का पब्लिक के ऊपर, और इसने जो तुरंत आप कह सकते हैं 1617 एडी में जो है टोबैको को बैन कर दिया भारत में। अब अगला क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। कह रहा है कि मदद माश जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने देखा था कि रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट किया गया था लर्नड पर्सन को, स्कॉलर्स को, रिलीजियस पर्सन्स को हम लोगों ने देखा था बच्चों। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए रेवेन्यू फ्री ग्रांट मदद माश विच द नोबल्स एक्शन टू द सपोर्ट ऑफ सेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस प्लेसेस एंड अपकीप ऑफ द
मशक्स एटसेट्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम मूव करते हैं, फटाफट चीजों को हम कंप्लीट करेंगे। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लेक्चर्स अभी तक आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं बच्चों, प्लीज उन सभी लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, आप लोग पढ़ने समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन देखिए हमारे सामने एसेशन रीजन के फॉर्म में दिया हुआ है। एसेशन लिखा हुआ है कि मनसबदारी सिस्टम वॉज एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो क्या आप लोगों ने पढ़ा अभी कि मनसबदारी सिस्टम जो है मुगल पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा था? हाँ, तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मनसबदारी सिस्टम मुगल पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा था। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि मनसबदार वॉज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। तो हाँ बच्चों, मनसबदार का जो सिलेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन ही हो रहा था। बट एज ये जो रीजन दिया हुआ है, ये रीजन करेक्ट नहीं है सेशन के लिए, यानी कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेशन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। मनसबदारी सिस्टम जो है मुगल पीरियड में इंट्रोड्यूस वाज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर। द सिस्टम डिटरमाइन द रैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मनसबदार को जो है क्वालिफिकेशन के आधार पे इनको सिलेक्ट किया जाता था एंड किंग हिमसेल्फ अपॉइंटेड द मनसबदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रीड द स्टेटमेंट A and B below and choose the correct answer from the codes given below. Not all the mansabdars were military officials. तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है लिखा है सभी मनसबदार जो है मिलिट्री ऑफिशियल्स नहीं थे। तो हाँ, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, नॉट ऑल मनसबदार्स वर द मिलिट्री ऑफिसर्स। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है दोज हु हेल्ड हाई सिविल पोस्ट अंडर द मुगल्स। जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स। Not all the mansabdars were military officers and those who held high civil posts under the Mughals. So A and B ये दोनों के दोनों बच्चों सही हैं। चलिए इस एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ। मनसबदारी सिस्टम वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर, जिसको अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। द सिस्टम वॉज कॉमन टू बोथ मिलिट्री एंड सिविल डिपार्टमेंट। अबुल फजल ने जो है मेंशन किया था 66 ग्रेड्स ऑफ मनसबदार्स बट इन प्रैक्टिस। तो देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या ऑप्शन था हमारा, दोज हु हेल्ड सिविल पोस्ट अंडर द मुगल्स। देख सकते हैं आप मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड सिविल डिपार्टमेंट दोनों के लिए जो है ये सिस्टम जो है कॉमन था। द सिस्टम वाज कॉमन टू बोथ मिलिट्री एंड सिविल डिपार्टमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसेशन एंड अदर एज रीजन। मुगल एम्पायर वाज ओरिजिनली अ मिलिट्री स्टेट एंड रीजन लिखा हुआ है द वाइटलिटी of the development of central government system depend on its military power। चलिए देखते हैं हम हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग ही जो हमें आंसर्स को मार्क करना है। देखिए बच्चों ऑप्शन है हमारे पास बोथ A and R are true and R is the correct explanation of reason and B option है both A and R are true but R is not the correct explanation of the assertion। ठीक, R is the correct explanation of assertion। देखो A and B आपने देख लिया, C लिखा हुआ A is true but R is false and D A is false and R is true। एक और चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो ऑप्शन आपके सामने ABCD करके दिया है ये मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसी प्रकार से जो है आपके सामने ऑप्शन रहते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि ये जो सी और डी है ये कभी कभी ऊपर दे देगा, ए बी के फॉर्म में रख देगा, या फिर ये जो बी वाला ऑप्शन है वो ए की जगह रख देगा। और आप हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय यही माइंड में रखते हैं कि पहले ऑप्शन में लिखा है कि ए ट्रू है, आर ट्रू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेशन का। और जल्दबाजी में कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो है हो सकता हो लास्ट मोमेंट पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड आपको लग रहा हो कि हाँ यही स्टेटमेंट लिखा और यही आंसर भी है, और ये जो है असल में बी वाले की जगह यहाँ पे ऑप्शन में रखा हो और यहाँ पे जो है ये बी वाला जो है ए की जगह रखा और यहाँ जो है गलती से आपका जो है सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एक्चुअली ये जो है मेरे साथ एक बार हो चुका है, लास्ट मोमेंट पे मैंने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वहां पे जो है हम लोगों के माइंड में ये पहले से फिट रहता है कि हाँ ये वाला ऑप्शन जो है ABCD में जो दिया गया होगा।
चलिए हम देख लें, ऑल इट इज अ मैटर ऑफ द डिबेट ऑफ मुगल एम्पायर वॉज मिलिट्री स्टेट। अब देखिए क्या लिखा, मुगल्स ऑल्सो हैड लार्ज आर्मी विच हेल्प्ड इन एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एम्पायर। ध्यान रखिएगा ए और बी दोनों सही हैं, ए एंड आर दोनों सही हैं, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेशन का। अब देखिए क्या लिखा हुआ, मैच द फॉलोइंग करके दिया हुआ है कि ऑफिसर्स का नाम लिखा हुआ, दूसरी तरफ जो है ड्यूटी का नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दीवाने तान, देन मुस्तरफी, देन मुशरिफ, देन विकेन विस। अब देखिए इधर क्या लिखा, लुक आफ्टर द ऑफिस। बी लिखा हुआ, मेंटेन अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेन इवेंट्स एंड फायरमैन्स। एंड थर्ड लिखा हुआ है बच्चों, लुक आफ्टर द जागीर एंड सैलरीज। एंड फोर्थ लिखा हुआ आपके सामने, एग्जामिन द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। अब देखिए ऑप्शन हमारे सामने क्या क्या लिखा हुआ है, ABCD 2A 2413। अब देखिए अभी ऑप्शन हम चलिए पहले इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा, दीवाने तान, लुक आफ्टर द जागीर एंड सैलरीज। मुस्तरफी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, एग्जामिन द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट। एंड देन मुशरिफ की हम बात करेंगे अगर, लुक आफ्टर द ऑफिस। एंड वकिनविश की अगर हम बात करते हैं, मेंटेन अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेन इवेंट्स एंड फायरमैन। देखिए बच्चों ये जितने भी यहाँ पे हम ऑफिसर्स के नेम पढ़ रहे हैं या फिर पोस्ट का नाम हम पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर किया है जहाँ पे अदर मुगल रूलर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, और जितना भी जिस्ट हम लोगों ने मुगल एम्पायर से जुड़ा हुआ पढ़ा है, हर टॉपिक में कोई ना कोई जो है हम लोगों ने पोस्ट पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा, 3412। एक बार अगर आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आपको जो है इजीली याद रहे कि दीवाने तान का क्या काम था, मुस्तरफी का क्या काम था, मुशरिफ का क्या काम था, या फिर वकियानविस का क्या काम था। चलिए हम मूव करते क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़े से क्वेश्चन और हमारे पास रह गए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इशूड कॉइन्स विद फिगर्स ऑफ द राम सीता एंड देवनागरी लीजेंड राम सिया। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अकबर के सिक्कों पे जो है राम और सीता की आकृति जो है बनाई गई थी, प्लस राम सिया जो है देवनागरी में जो है लिखा गया था। तो अकबर, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, अकबर ने इशू किया था कॉइन्स विद द फिगर्स ऑफ राम एंड सीता एंड देवनागरी लीजेंड राम सिया। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। द मुगल रूलर कॉपर कॉइन वॉज नोन एज। तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, कॉपर के सिक्कों को जो है दाम कहा जाता था, दाम। इन द स्टैंडर्ड मुगल करेंसी सिस्टम देयर वर 3 बेसिक कॉइन्स, मोहर ऑफ गोल्ड, रुपी ऑफ सिल्वर एंड दाम ऑफ कॉपर। तो देखिए यहाँ पे जो जिस्ट में हम लोगों ने रुपी, सिल्वर को जो हम सिल्वर कॉइन को हम रुपी कह रहे थे, कॉपर कॉइन को हम दाम कह रहे थे, बट ये गोल्ड वाला जो है इस मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के जिस्ट में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो गोल्ड को ध्यान रखिएगा मोहर कहा जाता था। ड्यूरिंग द reign ऑफ अकबर कॉपर वॉज adopted बोथ as द मनी ऑफ अकाउंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ द वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम मूव करते हैं। Which of the following statement is not correctly matched? देखिए क्या कह रहा है, दाम क्या कॉपर कॉइन था? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दाम जो है कॉपर कॉइन था। देसाई जो है रेवेन्यू कलेक्टर था, ये भी सही है। दीवान रेवेन्यू चीफ ऑफ द प्रोविंस, ये भी सही था। जब हम जरीब की बात करते तो जो लिखा हुआ यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स, ये बच्चों गलत है। जरीब जो है लैंड मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल एरा। दाम क्या था बच्चों, कॉपर कॉइन था। 1 रुपी सिल्वर कॉइन, देन इक्वल टू 64 दाम ड्यूरिंग द शेरशाह पीरियड। चलिए उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है। हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था कि मेडिवल पीरियड में जो है बनताई का मतलब क्या होता है। ये हम लोगों ने जो है क्वेश्चन क्या आप कह सकते हैं लास्ट में जो है जिसमें पढ़ा था, क्या वो रिलीजियस टैक्स था या सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू था, वेल्थ टैक्स था या फिर प्रॉपर्टी टैक्स था। तो हम लोगों ने पढ़ा था बनताई का मतलब है रेवेन्यू को जो है कैलकुलेट करने का जो सिस्टम था उसे हम बनताई कह रहे थे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए मीनिंग ऑफ द बनताई ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड was
a system of calculating revenue in which real produce was distributed between state and peasants. ठीक है, शेर शाह सूरी operated 3 systems for calculating revenue. Then क्या लिखा बच्चों, नश्क, मुक्तई, कनकूट. Then क्या लिखा है, नगादी और जब्ती, उसका गल्ला बख्शी और बनताई. Then बनताई was of the 3 types, खेत बनताई, लंक बनताई and राशि बनताई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. Given below are 2 statements, one labeled as assertion and other as reason. देखिए पहला क्या लिखा हुआ है कि अकबर like शेर शाह tried to regulate the currency of state. दूसरा पॉइंट लिखा है as in शेर शाह currencies the chief copper coin of Akbar's time was दाम. अब देखिए बच्चों, ऑप्शन आपके सामने जैसा कि एज यूजुअल ABCD के फॉर्म में जो है, या ऑप्शन आप सभी लोग को पता है, तो आंसर जो है हमारा ए ही सही है. अकबर ट्राई टू रेगुलेट द करेंसी, जिस प्रकार से शेर शाह जो है करेंसी को रेगुलेट कर रहा था, इन द सेम वे जो है अकबर भी करेंसी को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा था. एंड एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर हिज सक्सेसेस इन द मुगल पीरियड, गोल्ड क्वाइन. देन हम लोगों ने देखा था गोल्ड क्वाइन को क्या कहा जाता, मोहर. देन सिल्वर को जो है रूपी. एंड कॉपर का जो है क्वाइन था उसे दाम कहा जाता. वॉज एक्सटेंसिवली सर्कुलेटेड एंड रेगुलेटेड फॉर ट्रेडिंग द एक्टिविटीज. इवन ड्यूरिंग अकबर्स टाइम मेजर कॉपर कॉइन वॉज दाम. द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट वॉज कैलकुलेटेड इन दाम. उसके बाद देखिए क्या लिखा, चकला शब्द का मतलब क्या था मेडिवल पीरियड में, तो टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन सूबा परगना बट नॉट आइडेंटिकल टू द सरकार. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है. Chakla was a district level administrative division in the Indian subcontinent during the medieval period, especially during the शाहजहां रूल. देखिए बच्चों, स्पेशली हम शाहजहां के पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो चकला जो है वहां पे क्या था, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था. चकला सिस्टम वाज इन प्रैक्टिस in Bengal and Awadh province also. Chakla was a major administrative division in the province Suba. It was further subdivided into Pargana. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. Which of the following Mughal period which of the following Mughal period canals was constructed by restoring the Rajwa of the Firoz Shah. तो शहाब नहर की हम बात कर रहे हैं, शहाब नहर, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम फटाफट देखते हैं. ये आप देख सकते हैं बच्चों, यूपी पीसीएस प्री 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है. मुगल एरा शिहाब या फिर शहाब canal was constructed by reinvigorating Firoz Shah's canal Rajwa in the time of Akbar. First Shihabuddin Khan and later Nuruddin Muhammad Tar reconstructed the canal. During the time of Akbar, governor of Delhi Shihabuddin Khan repaired the canal for irrigation purpose and changed its name to Shahab Canal. तो देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है. आप कह सकते हैं कि सभी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपके कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने चाहिए. ध्यान रखिए, जितने प्रीवियस क्वेश्चन हम कंप्लीट किए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम्स में. और जितनी भी लेक्चर्स आप लोग को अभी तक प्रोवाइड किए गए उन सभी लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा एंड सेशंस को सुनने के बाद आप PYQs को जो है खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. चलिए सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम. थैंक यू सो मच बच्चों.